चंगेज खां के सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन के बारे में बात करेंगे। अब मंगोल साम्राज्य के यायावर साम्राज्य। मंगोल और अन्य यायावर साम्राज्य में किस प्रकार के लोग जो थे वह हथियारबंद होते थे। तो वहाँ पे जो तंदुरुस्त वयस्क थे वो हथियारबंद होते थे। जब आवश्यकता होती थी तो इन्हीं लोगों को सशस्त्र सेना में शामिल किया जाता था। पहले लोग तो सेना में ऐसे हो गए। दूसरी तरफ से कौन सेना में लोग शामिल होते थे, तो वह थे जो मंगोल जनजातियों के एकीकरण से प्राप्त हुए। दूसरा, जब विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज खां की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। ठीक है, यानी कि पहला जो मंगोल में और यायावर साम्राज्य में जो लोग रहते थे, तंदुरुस्त पुरुष थे, उनको शामिल किया जाता था। दूसरे लोग वे थे जो मंगोल जनजातियों का एकीकरण हुआ, उसके पश्चात जो लोग आए थे। फिर जब चंगेज खां ने अभियान किया तो उसमें जो लोग मिले उनको भी सेना में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस तरह से चंगेज खां की सेना जो पहले अपेक्षाकृत छोटी थी और अविभेदित समूह थी, उसके बाद क्या हुआ कि इसकी सेना में एक विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई। तो चंगेज खां की सेना में कौन कौन से समूह सम्मिलित थे? पहला इसमें आते हैं वो तुर्की मूल के उइगर समुदाय के लोग। कौन कौन से? तुर्की मूल के उइगर समुदाय के लोग जो सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था। दूसरा, केराइटो जैसे पराजित लोग थे। इसमें कौन थे? पहला तुर्की मूल के उइगर समुदाय के लोग थे और दूसरा कौन थे? केराइटो लोग के समुदाय थे। केराइटो लोग वे थे जिन्होंने पुरानी शत्रुता के बावजूद महासंघ में शामिल कर लिया गया था। चंगेज खां किन विभिन्न जनजाति समूहों की पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था? उस जनजाति समूहों को मिटाने को कृत संकल्प था जो उसके महासंघ के सदस्य थे। चंगेज खां की सेना किस पद्धति के अनुसार गठित की गई थी? चंगेज खां की सेना को स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई थी। चंगेज की सेना किस तरह विभाजित थी? तो चंगेज की सेना पहले 10,000, फिर 100,000, फिर 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित थी। चंगेज खां की जो पुरानी पद्धति थी उसमें क्या क्या शामिल था? तो पुरानी पद्धति में कुल, क्लान, कबीले, ट्राइब और सैनिक दशमलव इकाइयाँ एक साथ अस्तित्व में थीं। चंगेज खां ने इस पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया। कौन कौन सी प्रथा को? कि जो पुरानी पद्धति में कुल शामिल था, कबीले शामिल थे और सैनिक दशमलव पद्धति थी, इन इकाइयों को समाप्त करके उसकी जगह कौन सी पद्धति को अपनाया? तो पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार अपनाया, जो नई सैनिक शासन व्यवस्था स्थापित की गई जो अनुशासित शक्ति पर आधारित थी। सैनिक में और महत्वपूर्ण कार्य हुए, जैसे प्राचीन जनजाति समूहों को विभाजित कर उसके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया गया, पहला। दूसरा, उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था उसे कठोर दंड दिया जाता था। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई जो लगभग 10,000 थी उसको क्या कहा जाता था? उसको तुमुन कहा जाता था। इस सैनिकों की जो सबसे बड़ी इकाई 10,000 सैनिकों की थी जिसे तुमुन कहा जाता था, उसमें कबीले और कुलों के लोग शामिल होते थे। इसलिए उसने इसमें परिवर्तित कर दिया। उसने स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया और विभिन्न वंशों तथा कुलों को एकीकृत कर इसके जनक चंगेज खां ने इन सभी को एक नवीन पहचान प्रदान की। नई जो सैनिक टुकड़ियां बनी थी उसमें क्या क्या बदलाव हुए? तो पहला बदलाव हुआ कि नई सैनिक टुकड़ियों को नयान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नायान कहा जाता था। और 10,000 सैनिक की टुकड़ियां थी उसको क्या कहा गया था? तुमुन कहा गया था, जो पुरानी पद्धति पर आधारित थी जिसमें कुल और ट्राइब भी शामिल होते थे। तो नई सैनिक टुकड़ियों को इसने अपने 4 पुत्रों के अधीन किया। ठीक है। दूसरा, विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी। ठीक है। इसमें इसको नयान कहा गया। इस नवीन व्यवस्था में उसके अनुयायियों का वह समूह भी शामिल था जिन्हें बड़ी निष्ठा से कई वर्ष घोर प्रतिकूल अवस्था में भी चंगेज खां का साथ दिया था। चंगेज खां ने सार्वजनिक रूप से
अनेक ऐसे व्यक्तियों को आंडा आंडा मतलब सगा भाई कहकर पुकारता था, जो उनका विषम परिस्थितियों में भी साथ दिया था उन्होंने। आंडा से निम्न श्रेणी के जो स्वतंत्र व्यक्ति थे, इनको चंगेज खान ने अपने नौकर के पद पर रखा। नौकर का पद जो था इन लोगों का अपने स्वामी के साथ गहरा संबंध दर्शाता। इस तरह से जो सामाजिक परिवर्तन देखने को मिल रहा था, तो इस तरह से नए वर्गीकरण जो हुआ उसमें पूर्व से जो चले आ रहे सरदारों के अधिकार जो थे वो सुरक्षित नहीं रहे, वो ख़त्म हो गए। उनकी जगह क्या हुआ कि नए तरह से उभर रहे अभिजात्य वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ अपने करीबी रिश्तों से प्राप्त की थी। इस नवीन श्रेणी में चंगेज खान ने अपने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। और जब इन्होंने उत्तरदायित्व 4 पुत्रों को सौंप दिया विजित करने वाले शासन के लोगों पर शासन करने के लिए, तो इस व्यवस्था को उलूस कहा जाता है। यानी कि इससे क्या कहा जाता है कि उलूस का गठन हुआ। उलूस शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? उलूस शब्द का मूल अर्थ होता है कि निश्चित भूभाग नहीं था। उलूस एक परंपरा थी। उलूस परंपरा का गठन किसने किया? तो चंगेज खान ने किया था कि यानी कि जो नए विजित लोग हैं उन पर शासन करना है, तो इसको उसने अपने 4 पुत्रों में बांट दिया। इस गठन को उलूस कहा गया। और इसमें 4 पुत्रों को जो बांटा है, तो ये एक निश्चित या बराबर हिस्सा नहीं था। इसमें कुछ को ज़्यादा मिला, कुछ को कम मिला। ये चीज़ें प्रक्रिया थी। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उलूस कहा जाता है। चंगेज खान ने अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र जोची को कौन सा इलाका दिया? तो रूसी स्टेपी प्रदेश का इलाका दिया था। इस स्टेपी प्रदेश का विस्तार कहाँ तक था? तो सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था। यह भी उलूस के अंतर्गत आता है। उलूस के अंतर्गत आने का मतलब है कि इसकी दूरस्थ सीमा निर्धारित नहीं थी। चंगेज खान ने अपने दूसरे पुत्र चगताई को कौन सा इलाका दिया? तो चंगेज खान ने अपने दूसरे पुत्र चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र तथा पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र दिया, जो उसके भाई के प्रदेश से लगा हुआ था। संभवतः वह जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया होगा, वैसे वैसे अधिकार क्षेत्र में परिवर्तित होता गया होगा। चंगेज खान ने अपने किस पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया? तो चंगेज खान ने अपने तीसरे पुत्र ओगोदेई को उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे महान खान की उपाधि दी। ओगोदोई को राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी कहाँ प्रतिष्ठित की? तो ओगोदोई ने अपनी राजधानी काराकोरम में प्रतिष्ठित की। चंगेज खां का सबसे छोटा पुत्र तुलिये था। सबसे छोटा पुत्र कौन था? तुलिये था। तुलियों को कौन सा इलाका मिला? तो चंगेज खां ने अपने छोटे पुत्र तुलिये को उसकी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। चंगेज खां ने यह विचार था कि उनके पुत्र मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे, और ध्यान रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ, जिन्हें तामा कहा जाता था, अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ जिन्हें तामा कहा जाता था, उनको निर्धारित की। लेकिन ये कहाँ तैनात थी? प्रत्येक उलूस में तैनात थी। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध सरदारों की परिषद में होता था। यानी परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध कहाँ होता था? सरदारों की परिषद में होता था। ये सरदार के परिषद क्या कहलाता था? किरिलताई कहलाता था, जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य का निर्णय, अभियानों, लूट के माल का बंटवारा, चरागाह भूमि और उत्तराधिकारी आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। मंगोल ने एक हरकारा पद्धति अपना रखी थी। हरकारा पद्धति का मतलब क्या होता था? हरकारा पद्धति का मतलब होता है कि राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखा जाता था। हरकारा पद्धति वह थी जो अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात रहते थे, संबंध स्थापित करने के लिए, सूचनाएं पहुंचाने के लिए। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े देते थे, या घोड़े नहीं दे पाते थे तो उनकी जगह पर अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। इस व्यवस्था के लिए जो कर दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? कुबकुर कहला जाता था, यानी कुबकुर कर कहला जाता था। ठीक है, यानी 10वां हिस्सा जो दिया जाता था हरकारा पद्धति के अंतर्गत, उस कर को क्या कहा जाता था? कुबकुर कर कहा जाता था।
और यह कर जो कुबकुर कर जो था वह स्वेच्छा से दिया जाता था। ठीक है, यायावर साम्राज्य द्वारा स्वेच्छा से दिया जाता था। हरकारा पद्धति को किस नाम से जाना जाता था? तो हरकारा पद्धति को याम नाम से भी जाना जाता है। यम का मतलब होता है मुझे देना है, मुझे क्या देना है? कर देना है। यम याम मुझे कर देना है। ठीक है, और इसमें चंगेज खां की मृत्यु के बाद इस पद्धति में और सुधार आए। इस पद्धति की गति तथा विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। इससे महान खानों को अपनी विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने में सहायता मिलती। अब आगे पॉइंट शुरू करते हैं, जिसमें कह रहा है कि विजित लोग को अपने नवीन यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था। किस समय हुए युद्धों ने अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को हानि हुई, व्यापार चौपट हो गया तथा दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और इससे कहीं अधिक दास बना लिए गए। यह घटना कब घटी थी? 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी। 13वीं सदी के युद्ध के बाद जो घटना घटी उसको लेकर संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि इस उत्पन्न अस्थिरता ने ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों का जो नियमित रूप से मरम्मत कार्य हो रहा था वह संभव नहीं हो पाया। ठीक है, भूमिगत नहर को कनात कहा जाता है। इन नहरों के मरम्मत न होने से मरुस्थल उस ओर फैलने लगा, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिकीय विनाश हुआ, जिससे खुरासान के कुछ हिस्से अभी तक नहीं उबर पाए हैं। इस परिस्थिति में बदलाव कब देखने को मिलता है? तो इस परिस्थिति में बदलाव उस समय देखने को मिलता है जब सैन्य अभियान में विराम आया। तब जाके यूरोप और चीन के भूभाग परस्पर संबंध हो गए। मंगोल विजय के बाद उत्पन्न शांति से व्यापारिक संबंध परिपक्व हुए। मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग का व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा था। ठीक है, यानी कि किसकी देखरेख में रेशम मार्ग पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पे पहुंचा था? तो मंगोलों की देखरेख में। लेकिन पहले की तरह अब व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे, यानी कि जो रेशम मार्ग था वो चीन में नहीं खत्म होते थे। वे कहाँ बढ़ गए थे? जो रेशम मार्ग था वह बढ़ गया था कहाँ पे? उत्तर की ओर मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्य के केंद्र काराकोरम की ओर तक बढ़ गया था। ठीक है, यानी रेशम मार्ग चीन को छोड़कर कब आगे बढ़ गया था, जो व्यापारिक मार्ग कहलाता था? तो वह 13वीं शताब्दी के आक्रमण के बाद जब युद्ध बंद हुआ तो उसके बाद यह काराकोरम तक पहुंच गया था। यानी काराकोरम जो मंगोलिया साम्राज्य की राजधानी थी, किसने बनाया था? ओगोगोई ने बनाया था काराकोरम को राजधानी। वहाँ तक रेशम मार्ग का व्यापार बढ़ गया था। मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता थी? तो मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास दिया जाता था। इस पास को फारसी में पैजा और मंगोल भाषा में जेरेज कहा जाता था। यानी कि सुरक्षित यात्रियों के लिए पास जारी किए जाते थे जो पैजा नाम से और जेरेज नाम से जाने जाते थे। पैजा जो था वो फारसी में कहा जाता था और जेरेज जो था वह मंगोल भाषा में कहा जाता था। व्यापारियों के लिए एक अलग पास दिया जाता था। तो व्यापारियों से जो पास लिया जाता था वो बाज नामक कर अदा करते थे। ठीक है, यानी व्यापारी जो पास लेते थे उसके लिए क्या अदा करते थे? तो बाज नामक कर अदा करते थे, जिसका तात्पर्य यह था कि वे मंगोल शासक की सत्ता स्वीकार करते, यानी कि क्या करते थे? यानी जो पास दिया जाता था उस पास से यह अनुमान लगाया जाता था कि जो लोग यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, वो किसकी सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं? तो मंगोल शासक की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। 13वीं शताब्दी ईस्वी में मंगोल साम्राज्य में यायावरों और स्थानबद्ध समुदायों में विरोध कम होते गए। इसका उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है कि 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य में यायावर और स्थानबद्ध समुदायों में विरोध कम हो गए? इसका उदाहरण उस समय देखने को मिलता है जब 1230 के दशक में मंगोलों ने उत्तरी चीन के चीन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की। तो उस समय मंगोल नेताओं ने
मंगोल नेताओं के एक क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर कहा कि समस्त कृषकों को मौत के घाट उतार दिया जाए और उनकी कृषि भूमि को चरागाह में परिवर्तित कर दिया जाए, क्योंकि मंगोल जो थे वह खेती करना नहीं चाहते थे। ठीक, परंतु 1270 के दशक आते आते, ठीक है, 1270 के दशक आते आते सुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। यानी कि जो दक्षिण चीन में किसका शासन था? दक्षिण चीन में सुंग वंश का शासक था। जब 1270 में सुंग वंश को पराजय कर लिया गया और उस इलाके को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया, तब चंगेज खान का पोता कुबलई खान था। ठीक है, चंगेज खान का पोता जो कुबलई खान था वह कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। यानी कृषकों के नगरों के रक्षक के रूप में कौन उभरता है? तो चंगेज खां का पोता कुबलई खां, जिसकी मृत्यु कब होती है? 1294 ईस्वी में। और गजन खान कौन था? गजन खान जो चंगेज खां का सबसे छोटा पुत्र तोलुई का वंशज था। गजन खान कौन था? गजन खान तोलुई का वंशज था। तोलुई कौन था? तोलुई जो था वो चंगेज खां का छोटा पुत्र था। गजन खान की मृत्यु कब होती है? 1304 ईस्वी में। उसने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सेनापतियों को आगाह कर दिया कि वे कृषकों को न लूटें। ठीक है, किसने कहा था? गजन खान ने। ठीक है, और कुबलई खान जो था वह कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। पहली शुरुआत होती है यहाँ से। ठीक है, और गजन खान जो था वह अपने सदस्यों और सेनापतियों को आदेश देता। यह पूछ देगा कि अपने परिवार के सदस्यों और सेनापतियों को कौन आदेश देता है कि कृषकों को न लूटें। एक बार अपने भाषण के दौरान किसने कहा था कि ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आती? उसके वक्तव्य की स्थानबद्ध ध्वनियाँ चंगेज खां को भी हैरान में डाल देती थी। यह किसके समय हुआ था? गजन खान के समय हुआ था यह घटना। ठीक है, मंगोलिया का पहला इलखानी शासक कौन था जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया था? तो वह शासक गजन खान था। ठीक है, जिसने 1295 से लेकर 1304 ईस्वी तक शासन किया था। उसने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, इसने अपने मंगोल, तुर्की, यायावर सेनापतियों को निम्न भाषण दिए थे। ठीक है, और इस भाषण को किसने लिखा था? तो इस भाषण को गजन खान के ईरानी वजीर रशीदुद्दीन ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? रशीदुद्दीन ने लिखा था। ईरानी वजीर रशीदुद्दीन ने लिखा था। नागरिक प्रशासकों को अपने यहाँ भर्ती मंगोलों ने कब किया था? तो विजित राज्यों से नागरिक प्रशासकों को अपने यहाँ भर्ती चंगेज खां के शासन से ही कर लिया गया था, लेकिन समय समय पर इनका ट्रांसफ़र किया जाता था। जैसे चीनी सचिवों को ईरान और ईरानी सचिवों को चीन स्थानांतरित किया जाता था। स्थानांतरण की वजह से जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी वजह से दूरस्थ राज्यों को संगठित करने में मदद मिली और इनकी पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण से वहाँ के स्थानाबद्ध जनजीवन पर होने वाली खानाबदोशों की लूट मार को धार कम हो गई थी। मंगोल शासकों का भी इन पर तब तक विश्वास रहता था। मंगोल शासकों का नागरिक प्रशासकों पर तब तक विश्वास रहता था जब तक ये प्रशासक अपने स्वामियों के लिए कर इकट्ठा करने की क्षमता बनाए रखते थे। इनमें से कुछ प्रशासक काफ़ी प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर भी कर पाते थे। ऐसा उदाहरण देखने को कब मिलता है? जब प्रशासनिक अधिकारी जो थे वह खानों के ऊपर अपना अधिकार चलाया या उसके ऊपर अपना उपयोग या प्रभाव डाला। तो यह घटना देखने को मिलती है 1230 ईस्वी में। 1230 ईस्वी के दौरान चीनी मंत्री एलू चत्साई था। कौन था? 1230 ईस्वी में चीनी मंत्री एलू चत्साई था। उसने ओगोदेई के लूटने वाली प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दिया। ठीक है, यानी ओगदाई के लूटने वाली प्रवृत्ति को परिवर्तित किसने किया? तो 1230 के दौरान चीनी यात्री एलू चत्साई था। उसने ओगोदोई के लूटने वाली प्रवृत्ति को परिवर्तित कर दिया। जुबैनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल और उसके अंत में भी इस प्रकार की भूमिका निभाई थी। किस प्रकार की भूमिका निभाई थी? कि उसने वहाँ के समाज शासक को उसने शांत कराया था युद्ध करने से।
उदाहरण हम देखते हैं कि वजीर रशीदुद्दीन था, वो उसने गजन खान के लिए वह भाषण भी इसी समय तैयार किया था, जो अपने मंगोल देशवासियों के समक्ष दिया था, जिसमें उसने कृषक वर्ग को सताने की बजाय उनकी रक्षा करने की बात की थी। तो इस तरह से नागरिक प्रशासकों का 3 उदाहरण मिलता है जिन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग खानों के ऊपर किया था। पहला कौन था? पहला था 1203 में चीनी मंत्री एलू चुत्साई था, जो उगदोई को रोका था। दूसरा था जुबैनी परिवार, जो ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल में रोका था। और तीसरा था वजीर रशीदुद्दीन जो था, जिसने गजन खान का भाषण तैयार किया था। तो इस तरह से 3 वर्ग देखने को मिलते हैं। किस समय में यह चीज़ देखने को मिलता है कि भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांटकर इस्तेमाल करने की बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने स्थान ले लिया था। तो यह प्रक्रिया देखने को मिलती है 13वीं शताब्दी के मध्य तक। इस तरह से स्थानबद्ध रूप से रहने का दबाव जो मंगोल निवास स्थानों के नए क्षेत्र से अधिक था, वह क्षेत्र था यायावर के मूल स्टेपी आवास से दूर जो था वहाँ पे था। यानी कि यह जो 13वीं शताब्दी के मध्य तक जो हड़पने की प्रक्रिया आई, वह अंततः उत्तराधिकारी के संघर्ष का परिणाम था, जिसमें चंगेज खां के वंशजों के बीच महान पद के लिए तथा उत्कृष्ट चारागाही भूमि के पाने के लिए होड़ होती थी। यानी 2 चीज़ों के लिए, यानी कि चंगेज खां के बीच महान पद के पाने के लिए और दूसरा चारागाही भूमि के पाने के होड़ के लिए होता था। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए टोलुई के वंशजों ने टोलुई के वंशजों ने किस वंश की स्थापना की? तो टोलुई के वंशजों ने युआन और इल्खानी वंशों की स्थापना की। युआन वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1368 ईस्वी में। ठीक है, 1368 ईस्वी में इसका स्थापना से चीन में युआन वंश की और ईरान में इल्खानी वंश की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? टोलुई वंशजों के द्वारा। जोची ने किसका गठन किया? तो जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया, जिसे गोल्डन होर्ड के नाम से जाना जाता है। तो जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया और इसका क्षेत्र कहाँ था? तो जोची ने जो सुनहरा गिरोह का गठन किया उसका क्षेत्र रूस के स्टेपी क्षेत्र पर राज किया था। किस पे? रूस के स्टेपी क्षेत्र पर राज किया था। अगला प्रश्न है कि चगताई के उत्तराधिकारियों ने किन क्षेत्रों पर राज किया? तो चगताई के उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया था। इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? इन क्षेत्रों को तुर्किस्तान कहा जाता था। एक महत्वपूर्ण बात है कि यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक कहाँ पर चलती रहीं? यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक कहाँ पर चलती रहीं? तो मध्य एशिया तथा रूस के स्टेपी निवासियों में। यानी यायावर परंपराएं मध्य एशिया तथा रूस के स्टेपी निवासियों में यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चलती रहीं। मध्य एशिया में कौन था? जिसमें चगताई वंश हो गया, और रूस में जो गोल्डन हार्ड था, गोल्डन हार्ड का जो था, यहाँ पे यायावर परंपराएं सबसे लंबे समय तक चलती। अब बात करेंगे यास के बारे में। तो यास क्या था? यास कहा जाता है कि चंगेज खां का विधि कानून था, यानी उसके द्वारा जो कानून बनाए गए थे उसको यास कहा जाता था। लेकिन आने वाले समय में यास के ऊपर कई रिसर्च हुए, खोजें की गई, उसकी जांच पड़ताल की गई, तो कई विद्वानों ने दिया है, तो उसके अनुसार समझते हैं कि यास का मतलब क्या था। चीज़ें मिलती हैं। क्वेश्चन भी आता है, यम का मतलब क्या होता है? यम का मतलब एक कर था, ठीक है, जो कुकुबर कर कहलाता था, जो हराखरा पद्धति कहलाता था, जिसने चंगेज खां ने शुरू किया था। और यश को भी चंगेज खां ने शुरू किया था, जिसे विधि संहिता के नाम से जानी जाती है। बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज खां ने कहाँ के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित करने पर उनकी भर्त्सना की थी। तो 1221 ईस्वी में चंगेज खां ने बुखारा पर विजय प्राप्त किया और वहाँ के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की थी और उनको पापी कहा और चेतावनी दी थी।
कि इनको छिपा हुआ धन उन्हें वापस देना पड़ेगा। फिर 16वीं शताब्दी में एक अंत में चंगेज खां का सबसे बड़े पुत्र जोची का एक दूर का वंशज अब्दुल्लाह खान था, ठीक है, वह बुखारा के उसी उत्सव मैदान में गया। चंगेज खां के विपरीत अब्दुल्ला खां वहाँ पर छुट्टी की नमाज अदा करने गया था और उसका इतिहासकार था हफीज तानिस ने अपने स्वामी की इस मुस्लिम धर्मपरायणता का विवरण किया था, ठीक है। यानी कि 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के लिए जिस मैदान में चंगेज खां गया था, वहीं पे 16वीं शताब्दी में एक चंगेज खां के ही बड़े पुत्र जोची का एक दूर का वंशज था अब्दुल्ला खां, वो वहाँ पे जाता है नमाज अदा करने। और इस घटना का वर्णन कौन करता है, तो अब्दुल्ला खां का ही इतिहासकार था हफीज तानिस। तो यास के बारे में अध्ययन मिलता है, किसने किया था, डेविड आयलान। डेविड आयलान के शोध के बाद यास पर हाल में हुआ कार्य, यानी डेविड आयलान ने यास पर शोध कार्य किया था, ठीक है। किसने किया था, डेविड आयलान ने शोध पर कार्य किया था, ऐलान किया था, ठीक है। उसमें कार्य किया था कि उन जटिल विधियों का विस्तृत वर्णन करता है जो महान खान की स्मृति को बनाए रखने के लिए उसके उत्तराधिकारियों ने प्रयुक्त की थी। यास के बारे में कहा जाता है कि यह वह नियम संहिता है जब चंगेज खान ने 1206 में किरिलताई में लागू किया था, यानी किरिलताई में लागू किया था किसको, यास नियम को, ठीक है। यह नियम संहिता है, इसको कब लागू किया गया था, तो 1206 में चंगेज खान द्वारा किरिलताई में लागू किया गया था। प्रारंभिक स्वरूप में यास को क्या लिखा जाता था, तो प्रारंभिक स्वरूप में यास को यशाक लिखा जाता था। यशाक का अर्थ क्या होता था, विधि, अज्ञप्ति व आदेश होता था। वास्तव में थोड़ा बहुत विवरण यशाक के बारे में मिला है जो संबंधित प्रशासनिक विनियमों से, जैसे आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन, ये भी देखने को मिलता है, डाक प्रणाली का संगठन भी देखने को मिलता है। 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह से मंगोलों ने यास शब्द का प्रयोग ज़्यादा सामान्य रूप से करना शुरू कर दिया। इसका मतलब था चंगेज खां की विधि संहिता, यानी यशाक का मतलब क्या होता है, यशाक का मतलब होता है कि जिसमें संबंध प्रशासनिक विनियमों से था, जैसे आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन, ठीक है। यशाक में हो जाएगा आखेट, हो जाएगा सैन्य और डाक प्रणाली, और यास का मतलब हो जाएगा जो 13वीं शताब्दी में इसका मध्य ढंग से प्रयोग होने लगा था, इसका मतलब था चंगेज खां की विधि संहिता से। यास जो था मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था, लेकिन चंगेज खां की उसे चंगेज खां का विधि संहिता कहकर मंगोलों ने भी मूसा और सुलेमान की भांति अपने एक स्मृतिकार के होने का दावा किया। यास जो था वह मंगोलों को समान आस्था रखने वालों के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ। यास जो था मंगोलों को समान आस्था रखने वालों के आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ। यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी। हो सकता है चंगेज खां ने ऐसी विधि की कोई योजना पहले से न बनाई हो, लेकिन यह निश्चित रूप से उसकी कल्पना शक्ति से प्रेरित था, जिसने विश्वव्यापी मंगोल राज्य की संरचना में अहम भूमिका निभाई थी। मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा कब किया था, तो मंगोलों ने बगदाद पर अधिकार और अब्बासी खिलाफत का अंत किया था 1258 ईस्वी में। मोंके का छोटा भाई हुलेगु था। मोंके का छोटा भाई कौन था, हुलेगु था। उसके अधीन ईरान में इल्खानी राज्य की स्थापना की गई। जोचिद और इल्खान के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ था, कब, 1258 ईस्वी में। पेकिंग में महान खान के रूप में कुबलई खान का राज्यारोहण हुआ, ठीक है, यानी पेकिंग में किसका राज्यारोहण हुआ, तो कुबलई खान का। चंगेज खां के उत्तराधिकारी में संघर्ष। मुगल राज्य अनेक स्वतंत्र भागों में अपने वंशों में विभक्त हुआ। तोलुई, चगताई और जोची। ओगदेई वंश का पराजित हो गया और तोलुई में मिल गए। तोलुयुद्ध जो था वह चीन का युआन वंश और ईरान का इल्खानी राज्य था। चगताई जो था उत्तरी तुरान के स्टेपी क्षेत्र और तुर्किस्तान में, और उसी स्टेपी क्षेत्र में जोचिद वंश, उन्हें पर्यवेक्षक गोल्डन वर्ग के नाम से वर्णन करते हैं।